हेलो दोस्तों, एसटी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और पहली टॉपिक में मैंने बताया था अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या। तो आइए इसको हम देखते हैं। अर्थशास्त्र जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापक संकल्पना है। इसमें रोजगार, बाजार, सिद्धांत की बात की जाती है। इसमें बताया जाता है कि अर्थशास्त्र में सीमित संसाधन हैं और उसको कैसे हम अधिकतम उपयोगी तरीके से प्रयोग करके अपने लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का ये भाग है। जैसा कि मैंने बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, रसिया की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था किसी खास क्षेत्र या देश की हो सकती है। जैसे चीनी अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था इत्यादि। एक छोटे से क्षेत्र की या कंट्री का अपने यहाँ वो कैसे व्यवस्था अपनाती है, हाँ, वो किसी खास क्षेत्र या विशेष की बात करता है। और अर्थशास्त्र में पूरी संकल्पना आ जाती है। पूरी संकल्पना बाजार, सिद्धांत, रोजगार की बात करता है। मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि एक स्टेट और इंडियन कंट्री की बात करें, ये पूरे छोटे छोटे स्टेट हैं। स्टेट की अपनी जो है अलग संकल्पना हो सकती है। उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की कैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था चलाई जाए, अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, लेकिन पूरा होल इंडिया का एक इकोनॉमिक सिद्धांत होगा, हाँ, जिस पे लोग फॉलो करेंगे। तो ये चीज़। दूसरा टॉपिक हमने देखा था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एवं मैक्रो इकोनॉमी। व्यष्टि, इसमें हमने कहा था कि व्यक्तिगत फर्म या संस्था की आर्थिक क्रिया, कोई एक व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, कोई एक संस्था कितना उत्पादन करती है, कितना फर्म कितना उत्पादन करती है, उसकी आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं, वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। लेकिन समष्टि मतलब संपूर्ण रोजगार की बात करें, संपूर्ण आय की बात करें, कितना रोजगार है कि हाँ, और कितनी इनकम है, नेशनल इनकम कितनी है भारत की, हाँ, या किसी भी कंट्री की, तो ये जो है संपूर्ण रोजगार सिद्धांत, बाजार सिद्धांत की बात करता है। समष्टि मतलब संपूर्ण किसी एक कंट्री की जो है कि कितनी अर्थव्यवस्था है, रोजगार है कितना, वो बात करता है। अब व्यष्टि में किसी व्यक्तिगत फर्म, किसी एक संस्था का कैसे उत्पादन करता है, कितना उत्पादन करता है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमने बताया था मानव पूंजी। इसमें हमने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी। पहला चीज़ ये बताया था कि जो संसाधन हैं वो सीमित है, मानव की जो इच्छा है वो असीमित है। तो इनकी इच्छा, आवश्यकता भी है, तो इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस सीमित संसाधन का कैसे प्रयोग करके इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, ये हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। जो भी सीमित संसाधन है उसका ऑप्टिमम, अधिकतम उपभोग कैसे करके प्रयोग करके जो है अपने लोगों की जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर, ये है। अब देखिए है क्या आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति दुर्लभ संसाधन है। क्या है? संसाधन क्या है? दुर्लभ है।
उसको उपयोग में लाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास मानव पूंजी होनी चाहिए। मानव पूंजी कैसे बनता है? हमने बताया मानव है, उसको अगर स्वास्थ्य हम दे दें, अच्छा स्वस्थ रहे, शिक्षा हम उसको दे देते हैं, शिक्षा रहे, स्वस्थ रहे, कौशल रहे, हाँ, तकनीकी ज्ञान रहे, जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो वह मानव पूंजी हो जाएगा। मानव किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाएगा। तो जो संसाधन है उसका अधिकतम अच्छे तरीके से यह दोहन करके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। अगर वो बीमार रहेगा, उसको जानकारी ही नहीं रहेगी, उसे किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो वो किस प्रकार जो है कि जो संसाधन है उसका प्रयोग करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप हम समझते हैं, हरित क्रांति आई, स्वामीनाथन जी थे, तो ज्ञान, शिक्षा, कौशल के माध्यम से क्रांति आई, तो उत्पादन बढ़ा, लोगों की आवश्यकताओं की क्या हुआ? पूर्ति हुआ। लैंड क्या था? लैंड तो उतना ही था, ज़मीन जो है उतनी ही थी, लेकिन इस ज़मीन में ऐसा बीज का रोपण किया जाए, ऐसी तकनीक अपना जाए कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए, अधिकतम उपभोग के लिए मानव पूंजी की ज़रूरत हो। तो मानव पूंजी कैसे डेवलप होगा? स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, कौशल होगा, तकनीकी होगा। आज की भी एक ये महत्वपूर्ण समस्या रही है कि लोग शिक्षित हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं घर बैठ के, लेकिन उनके अंदर कौशल और तकनीकी का ज्ञान कहाँ है? यह हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षित बेरोजगार बढ़ रहा है, ये भी एक समस्या है। लोगों के अंदर कौशल और तकनीकी होना ज़रूरी है, जिससे वो अपना जीवन जो है आसानी से आगे देखते हैं हम। क्या ये तो कल का टॉपिक था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। इंट्रोडक्टरी क्लास में ही हम सब बता रहे हैं, चाहे उसको अलग अलग टॉपिक वाइज डालेंगे या तो इंट्रोडक्टरी क्लास में ही है। बेसिक इकोनॉमी, ये भी बेसिक इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं बेसिकली? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, जो कच्चा माल, हाँ, कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित चीज़ों की बातें की गई है। कृषि के जो संसाधन है उसको कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखिए, कृषि से संबंध क्या है? ये देखिए, इसमें खनन भी हो गया, इसमें मत्स्य पालन हो गया। ये संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन है, और इनका हम जो है कि प्रयोग कर रहे हैं, कच्चे माल के तौर पे प्राप्त हो रहे हैं ना। मत्स्य पालन डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है और खनन हो रहा है, हाँ। और जैसे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल यहाँ बन रहा है ना, कच्चा माल वस्त्र उद्योग के लिए। किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का जो है कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हो जाएंगी, इसके बारे में हम देखते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या आएगा आपका? सेकेंड टॉपिक आज आएगा
द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या हुआ वा? जो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का उत्पादन के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्पादन के रूप में उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का जैसे क्या हुआ, ये हमने बताया, वस्त्र उद्योग हो जाएगा, हाँ, लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा, लौह या इस्पात उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में हमने क्या हुआ, खनन होगा, डायरेक्ट हो जाए, प्राकृतिक संसाधन से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, मत्स्य पालन होगा, कृषि होगा, हाँ कृषि तो होगा ही, ये वन होगा, वन से फल लकड़ियाँ, ये क्या है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन जो कच्चे माल से रेशे बनेंगे, वस्त्र उद्योग का निर्माण होगा, खनन से जो चीज़ें मिलेगा, लौह इस्पात, फिर उसके बाद इस्पात उद्योग, हाँ, तो ये जो है किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को जो है संसाधन के रूप में प्रयोग करके इसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। अब तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा, तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी तृतीयक क्षेत्र में? स्लाइड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तृतीयक क्षेत्र है विभिन्न सेवा, विभिन्न सेवा, सेवा में क्या हो जाएगा, बैंकिंग सेवा हो जाएगा, जितनी भी सर्विस दी जाती है हम लोगों को, जितना भी सर्विस ऑपरेट किया जाता है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। हाँ, सर्विस में क्या है, जब आप लोगों को हम दे रहे हैं शिक्षा, ये क्या भी है, सर्विस है, बीमा, हाँ ये चीज़ें हैं। अब तृतीयक क्षेत्र को ही आगे चल के कई पार्टों में बांट दी, आगे हम बताएंगे बांट दिया गया है। इसमें तृतीयक क्षेत्र में क्या आगे चल के तृतीयक में इसी में आ जाएगा चतुर्थ, पंचम, षष्टम, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो है कि 4G वगैरह आ जाएगा, हाँ, फिर आगे चल जाएंगे इसमें कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, और फिर आगे चल जाएंगे हम तो लेटेस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। मेन यही है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर आगे चलेंगे, आगे हम बताएंगे कि उसमें क्या रोबोटिक्स आता है, 5G टेक्नोलॉजी आती है, हाँ, कंप्यूटर क्वांटम वगैरह आता है, तो उसको तृतीयक क्षेत्र को ही थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया है। आगे हम बताएंगे, अभी हम आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था क्या होता है ये हमने बताया आपको, एक संपूर्ण नॉलेज की बात करता है। अर्थशास्त्र किसी देश या क्षेत्र विशेष की क्या गतिविधियाँ होंगी उसके बारे में बताता है। वेस्ट में किसी फर्म, व्यक्ति या संस्था के कैसा उत्पादन करता है, कितना उत्पादन करता है, वो बात करता है। समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना मांग है, हाँ, कितनी रोजगार पैदा हो रहा है, कितना रोजगार की मांग हो रही है, ये चीज़ है। पूंजी, मानव को जो है कि शिक्षा, तकनीकी कौशल दे के हम मानव पूंजी के रूप बनाते हैं, जिससे जो है हम संसाधनों का अधिकतम दोहन कर सकें। फिर उसके बाद आएगा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है, जो कच्चे माल के तौर प्राकृतिक संसाधन से कच्चे माल के रूप में मिलते हैं डायरेक्ट, वो जो आप प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। अब प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल होता है उसका उत्पादन करने के रूप में प्रयोग करते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग इत्यादि की बात करते हैं। बाकी आएगा आपका तृतीयक क्षेत्र, उसमें सर्विस, बीमा, जो शिक्षा मिल रही है आप लोगों को, ये शिक्षा, और उसके बाद बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएगी तृतीयक क्षेत्र में। फिर इसको विस्तारित किया जाएगा, क्वांटम है, रोबोटिक्स है, 5G टेक्नोलॉजी है, हाँ, ये आपको चतुर्थ, पंचम, षष्टम में आपको हम आगे बताएंगे, वो इसी का भाग है। अभी आपको हम बेसिक इकोनॉमी बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो है कि इसको विस्तारित करेंगे। थोड़ा क्लास लंबी हो सकती है, नहीं तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइव अब अगला टॉपिक अर्थव्यवस्था के प्रकार।
अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब क्या है अर्थव्यवस्था के प्रकार? क्या? उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर क्या है इसमें? उत्पादन के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, मिश्रितवादी। अब देखिए बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं यहाँ से। ये टॉपिक समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित। समाजवाद की संकल्पना कार्ल मार्क्स की संस्था। समाजवाद में उत्पादन के साधन, समाजवाद में जो है उत्पादन के साधन पर क्या होता है? सामूहिक नियंत्रण होता है। क्या होता है? और इसको मतलब समाजवाद में समाज केंद्र में होता है। क्या होता है? समाज केंद्र में होता है समाजवाद। उत्पादन के साधनों पर जो है सामूहिक नियंत्रण होता है और इसमें अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की भी भूमिका होती है। सरकार की भूमिका होती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, लेकिन समाज केंद्र में होता है। जो उत्पादन के साधन है वो उस पर समाज का जो है सामूहिक नियंत्रण होता है। इसमें समानता की बात होती है। हाँ, लोगों को स्वतंत्रता मिलता है और उत्पादन के साधनों पर इनका नियंत्रण होता है, तो ये अपने हिसाब से उत्पादन करते हैं और सरकार इनको एक तरीके से संचालित करती है, गाइडलाइन करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक। कार्ल मार्क्स की एक और विचारधारा आ जाएगी, इसको साम्यवादी विचारधारा आगे चल कहेंगे। इसको हम आगे बताएंगे। तो इसमें साम्यवाद में बुर्जुआ सर्वाहार वर्ग की बात करता है। दो इसमें आ जाएंगे, बुर्जुआ या पूंजीपति, एक पूंजीपति सर्वाहार जो है, तो इसमें दो क्लास की बात करता है साम्यवादी विचारधारा में। आगे मार्क्सवादी विचारधारा में। फिर साम्यवादी में ये होता है कि आगे चल के साम्यवादी विचारधारा में कि समाज का, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं। साम्यवाद, इसमें सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है। श्रम पर भी नियंत्रण होता है। सरकार अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहीं से एक विचारधारा आगे चल के निकलेगी कि किसको कितना ज़रूरत है। एक व्यक्ति को भूख है 2 रोटी की और वो खा रहा है 5 रोटी। अगले व्यक्ति की ज़रूरत है 3 रोटी की, वो खा रहा है 1 रोटी। तो उसको जो है, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिलेगा। वर्ग विहीन समाज की संकल्पना की गई है इसमें जो है साम्यवाद। सरकार के संपूर्ण नियंत्रण की बात करता है, लेकिन इसमें समाज का ही नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण समाज का होता है और सरकार इसको नियंत्रित करती है और उत्पादन के सरकार की भूमिका होती है। समाज को केंद्र बिंदु में रखकर जो है सारी चीज़ें की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित होती है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है। किसकी? निजी क्षेत्र की। उत्पादन का जो है कारक हो निजी क्षेत्र में होता है। निजी क्षेत्र जो है उत्पादन करता है। निजी क्षेत्र उत्पादन करता है, उसका नियंत्रण होता है और ये बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर
थोड़ा इंग्लिश आप लोग इसमें देखिएगा, अभी आगे यूज होगा सब। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में जो है पूर्णतः बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होता है। निजी क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर इनका नियंत्रण होता है, अब अपने हिसाब से उत्पादन करती है। तो इसमें कई दोष होंगे, हाँ, इसके कई लाभ होंगे। इसी प्रकार समाजवाद में भी कई लाभ होंगे। निजी क्षेत्र में होगा तो ये लाभ के हिस्से काम करेंगे। भाई एक निजी क्षेत्र है तो कैसे करेगा, लाभ की दृष्टि से काम करेगा, हाँ, उत्पादन के साधनों पर। इस समय यही समस्या है कि प्राइवेट किया जा रहा है चीज़ों को, तो गवर्नमेंट या अच्छे लग रहे चीज़ों को निजी सेक्टर में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं, हाँ, बहुत सारे जो हैं। नुकसान ये है कि लाभ की दृष्टि से काम करेंगे तो चीज़ें जो हैं कि आम जनता पे जो है भारी पड़ेंगी, हाँ, उनका जो है सर्विस चार्ज महंगा होगा, चीज़ें जो आसानी से मिल रही हैं वो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। सुविधा फ़ायदा क्या होगा, सुविधा जो है अच्छी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि सुविधा अच्छी मिलती है, तो इसके बहुत सारे लाभ और फ़ायदे और नुकसान हैं, आगे हम बताएंगे। अभी हम आपको बेसिक चीज़ें बताते जा रहे हैं। पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था के प्रकार में क्या हुआ था हमने बताया, ये समाजवाद हो गया, समाज का नियंत्रण होता है, ठीक है, इस पर गवर्नमेंट अथॉरिटी करती है, लेकिन केंद्र बिंदु में कौन होता है, समाज होता है। समाज को देखते हुए सारी चीज़ें की जाती है। पूंजीवादी, इसमें सरकार का रोल होता है, इसमें निजी क्षेत्र का रोल होता है। लेकिन क्या हुआ कि ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी 1929 के करीब में जब ये मंदी आ गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फ्लॉप हो गया, तो मंदी आ गई, पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो जेम्किंस एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो है एक नई विचारधारा के बारे में कहा और ये बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सफल नहीं है। उनकी एक थ्योरी आई थी जेम्किंस की। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नई उसमें जन्म लेता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे भारत आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, हाँ, बहुत डिटेल आपको हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ेगी उसी प्रकार जो है कि आपको हम डिटेल बताएंगे। अभी आपको बेसिक जानकारी शब्दों का होना चाहिए। हाँ, समाजवादी में हम आपको देखेंगे क्या आएगा, चीन आ जाएगा, रूस आ जाएगा। चीन जो है लगभग 85 के पहले साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था, लेकिन बाद में ये चीज़ें हुई। पूंजीवादी में कौन आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, हाँ, अर्थव्यवस्था में चाइना रसिया आ जाएगा, इसमें अमेरिका आ जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत आ जाएगा। इसमें दोनों को क्या होगा, सरकार की भी भूमिका होगी प्लस निजी क्षेत्र में। ये एक तरीके से काफ़ी परफेक्ट विचारधारा थी कि इसमें जो है कि गवर्नमेंट का भी रोल होगा, निजी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, डेवलपमेंट चीज़ें होगी, सरकार रहेगी तो हिसाब से बांटेगी, सामाजिक न्याय की परिकल्पना पे काम करेगी। एक पिलर अगर कम काम करता है तो दोनों मिल के जो है अपना संभाल ले जाएंगे। तो ये ज़्यादा परफेक्ट विचारधारा आई मिश्रित अर्थव्यवस्था। ज़्यादातर कंट्री में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, सरकारी और निजी से दोनों की भूमिका। अब लगभग सारी कंट्री इसी उस पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आ गया। आप देख रहे हैं हर एक जगह निजीकरण की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर हर एक जगह पहुंच गया है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं समाजवादी तो रही नहीं है, क्योंकि ये निजी लगभग हर एक सेक्टर में आ गया। चाइना में भी निजी सेक्टर कंपनियां नहीं जा रही, वहाँ पे भी कार्य हो रहे हैं और गवर्नमेंट का भी रोल है। तो लगभग सारा जो है इस पर फोकस होता जा रहा है समय के मांग के अनुसार जो है। तो वह हम देख लिए अर्थव्यवस्था के प्रकार में उत्पादन के आधार पर देखते हैं। अब क्या है, अवस्था के आधार पर। अब देखिए ये थोड़ा सा अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी कोई परफेक्ट संकल्पना नहीं हुई कि विकसित कंट्री किसको किया जाए, विकासशील, अल्प विकसित, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग जो है कि किसको किस आधार पे किया जाए, इसकी भी कोई विशेष परिकल्पना नहीं की गई है। आधार क्या बनाए हैं, एक तरीके से प्रति व्यक्ति या औद्योगिक
करण शिक्षा बेरोजगारी जीवन स्तर गरीबी। कुछ मानक अपनाए गए हैं जिसके आधार पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित को डिवीज़न किया गया है। विकसित कंट्री अधिकांश उनको माना गया है जिसकी प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा होता है, शिक्षा का स्तर उच्च होता है, लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा होता है, गरीबी कम होती है, बेरोजगारी भी बहुत कम होती है, प्राकृतिक संसाधन का समुचित रूप से प्रयोग करते हैं। विकसित कंट्री की ये कुछ विशेष लक्षण हैं जो इस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं। विकासशील क्या है? जो विकसित होने की अवस्था में है, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय विकसित कंट्री के इतना नहीं है, औद्योगिकरण वहाँ का बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रहा है, बेरोजगारी जो है कि कम हो रही है, जीवन स्तर भी उनका उठ रहा है, मतलब विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो विकासशील कहलाएंगे। और जो जिनका जीवन स्तर उच्च हो गया है, शिक्षा हो गई है, वहाँ गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपका शिक्षा वहाँ पे उच्च है, औद्योगिकरण उच्च है, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है, तो वो विकसित कंट्री है। जो उस अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं, अभी उसकी दौड़ में है, वो विकासशील हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय उच्च होने का, औद्योगिकरण वहाँ तीव्र है, कहने का मतलब क्या है, औद्योगिकरण तीव्र गति में है, शिक्षा भी जो है कि अच्छे स्तर से चल रही है, बेरोजगारी भी कम हो रहा है, जीवन स्तर उनका सुधर रहा है, ठीक है। कृषि में यांत्रिकरण का उपयोग हो रहा है, उत्पादन अधिकतम करने की कोशिश हो रही है, विकास की अवस्था में, वो विकासशील कंट्री को तीसरी दुनिया का देश भी कहा जाता है। उसके बाद लीस्ट अल्प विकसित कंट्री क्या है? जहाँ पे भूखमरी हो, ज़्यादा गरीबी ज़्यादा हो, अशिक्षा ज़्यादा हो, कृषि के पारंपरिक तरीक़ों का प्रयोग किया जाए, तो वो अल्प विकसित में, जो अभी विकास की दौर से बहुत पीछे हैं। तो कुछ मानक के आधार पर इनको डिवाइड किया हुआ है यूएन ने, और अभी कोई बेसिक इनका डिफिनीशन नहीं है कि इस आधार पर इनको जो है कि डिवाइड किया गया है। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ का जीवन स्तर उच्च है, शिक्षा बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें वेल मेंटेन है, वो विकसित हैं। जो उस अवस्था में पहुँचने की कोशिश की दौड़ में हैं, वो विकासशील है। जो अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा है, प्राकृतिक संसाधनों का जो है भी संसाधन, उसका विदोहन करने की तकनीकी नहीं है, कृषि का जो है कि वो लोग पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है, तो वो मतलब पिछड़े हुए हैं, वो अल्प विकसित में आ जाएंगे। तो क्या है, अवस्था के आधार पर देखा हम लोगों ने, उत्पादन के आधार पर देखा, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, और उसके बाद हमने देखा कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित कंट्री। अब एक आपका नया टॉपिक होगा, कुछ लंबी क्लास हो रही है, कल आपको हम बताएंगे कि अंतर संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, आय का चक्री प्रवाह क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं, किस बेस पे की जाती हैं, इसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास जो है कि आगे वीडियो लगातार पहुंचती रहें, और क्लास में लगातार आप लोग बने रहिए। और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।